हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है एनर्जी स्टोर्ड। जैसा आपको दिख रहा है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो इससे पहले हम लोग पढ़े हैं कि कैपेसिटर जो होता है वो चार्ज होल्ड करने के लिए, स्टोर करने के लिए होता है। एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, एक ट्रीट करता है। बट बात यह है कि कितनी एनर्जी स्टोर कर पाता है, ठीक है, कितनी एनर्जी स्टोर करता है, कैसे करता है, एनर्जी स्टोर क्यों होती है, ठीक है। इन सारी चीज़ों की आज हम इसमें बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे एक दो कंडक्टर लिए हैं, एक प्लेट ये है, एक हमारे पास ये प्लेट है। तो प्लेट 1 है, एक कंडक्टर 1, एक कंडक्टर 2 हमारे पास प्लेट्स हैं। ये दोनों को हमने किसी डिस्टेंस d से सेपरेट किया हुआ है, ठीक है। और इन प्लेट्स का जो एरिया है वो हमने a माना है। तो मतलब दोनों प्लेट्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो सेम है यहाँ पे। तो यहाँ पे एरिया जो है वो दोनों यहाँ पे सेम है, दोनों प्लेट्स का। तो यहाँ पे जो एक कॉन्सेप्ट ये है कि अभी ये दोनों जो प्लेट्स हैं वो अनचार्ज हैं, मतलब कोई भी चार्ज इस पर नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल है ये, ठीक है, मतलब कोई चार्ज नहीं है इस पर। अब क्या करना है हमको कि इस प्लेट से, सेकंड प्लेट से हम क्या करेंगे, डी क्यू अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज, डी क्यू मतलब बहुत छोटा चार्ज, यहाँ से हम तोड़ के, मतलब ऐसा हमको इमेजिन करना है कि यहाँ से हम डी क्यू अमाउंट का चार्ज जो है तोड़ के या लेके कैरी करके और इस प्लेट पे लाके हमको रखना है, फर्स्ट प्लेट पे। तो यहाँ से हम लोग डी क्यू चार्ज तोड़ के लाए, एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज तोड़ रहे हैं, यहाँ से जैसे यहाँ पे लेके आए, यहाँ पे रख दिया हमने, ठीक है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे डी क्यू चार्ज को तोड़ा और यहाँ पे लाके रखा, तो इस पर हमारा पॉजिटिव, जो कि पॉजिटिव तोड़ के लाए तो इस पर पॉजिटिव आ गया। और यहाँ पे हमने तोड़ के यहाँ पे एक चार्ज की डिफिशिएंसी होने लगी, तो यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, मतलब इस पर नेगेटिव आ रहा है। अब इस पर पॉजिटिव आया, इस पर नेगेटिव आया, ठीक है। अब फिर से हम लोग डी क्यू चार्ज तोड़ेंगे और इस पे लाके रखना चाहेंगे। तो हमने फिर से एक पॉजिटिव डी क्यू चार्ज तोड़ा और लाके यहाँ पे रखना। लेकिन अब क्या है कि जैसे ही हम अब उठा के चार्ज यहाँ से तोड़ेंगे, तो तोड़ने में भी मेहनत करनी पड़ेगी और यहाँ पर रखने में भी मेहनत करनी पड़ेगी। रीज़न समझो कि यहाँ पे हमारे पास जो है, जैसे हम लोग यहाँ पॉजिटिव चार्ज तोड़ेंगे, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज है और इस प्लेट पे कितना हो रहा है, चार्ज कैसा हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। तो ये नेगेटिव वाला चार्ज जो है उस पॉजिटिव वाले चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा, तो जल्दी वो टूटेगा नहीं वहाँ से, ठीक है, ब्रेक नहीं होगा। और यहाँ पे ला कर रखना चाह रहे हैं, तो ये प्लेट पहले से अब पॉजिटिव बन चुकी है, क्योंकि हम एक चार्ज ऑलरेडी पहले तोड़ के ला कर रख चुके हैं। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, इसको रेपल करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को, तो यहाँ पर रखना मुश्किल हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब हम किसी चीज़ पे अगेंस्ट वर्क करते हैं, वो किसी फोर्स का, और वो फोर्स जो कंजर्वेटिव नेचर में हो, तो हमारा वहाँ पे बर्डन जो होता है वो एज ए एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता जाता है, ठीक है। तो उसी लॉजिक को, उसी प्रिंसिपल को यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं हम लोग। क्लियर है। तो पहली बार तोड़ा तो कोई वर्क नहीं करना पड़ा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों प्लेट न्यूट्रल थी। तो यहाँ पे जो है, जैसे जब पहला चार्ज तोड़ा तो यहाँ पे लाकर रख दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई बर्डन कोई खास नहीं करना पड़ा। पर जैसे सेकंड चार्ज को हमने यहाँ पे तोड़ा और यहाँ पे लाकर रखना चाहा, तो ये प्लेट उसको अट्रैक्ट करना चाह रही है और ये प्लेट इसको रेपल करना चाह रही है। तो यहाँ पर तो क्या होगा कि यहाँ पर हम एक एक्सटर्नल, मतलब हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा। फिर हम तीसरा चार्ज तोड़ेंगे, फिर चौथा चार्ज, मतलब कि इस तरह करते करते हम जैसे जैसे चार्ज को यहाँ से ब्रेक करते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे और यहाँ पे लाके रखते जाएंगे, हमें उतना ज़्यादा हैवी वर्क करना पड़ेगा। मतलब हर स्टेप में, हर एक स्टेप के बाद जो है हमें एक ज़्यादा काम करना पड़ेगा पिछले लास्ट स्टेप से। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल, मान लिया कि हम लोग चार्ज को तोड़ते तोड़ते एक लिमिट तक आए कि क्यू चार्ज की, इस पर क्यू चार्ज आ गया, मतलब इस पर प्लस क्यू चार्ज आ गया, इस पर हमारे पास माइनस क्यू चार्ज आ गया। मान लिया कि इस पे हमारे पास प्लस क्यू चार्ज हो गया, इस पे हमारे पास माइनस क्यू चार्ज आ गया, ठीक है, तोड़ते तोड़ते। तो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा हमारे पास, तो पोटेंशियल ऑफ द कंडेंसर कितना जाएगा, क्यू बाई सी हो जाएगा, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी हो जाएगा। प्लेट्स का जो प्लेट्स का जो पोटेंशियल होगा वो क्यू बाई सी हो जाएगा, सिंपल। तो वर्डन इन गिविंग एन एडिशनल चार्ज डी क्यू टू कंडेंसर, तो कितना वर्डन करना पड़ेगा, डी क्यू अमाउंट को चार्ज देने कितना में काम करना पड़ रहा था, तो डी डब्ल्यू, क्योंकि चार्ज बहुत छोटा था तो काम भी छोटा ही होगा, काम होगा लेकिन छोटा ही काम होगा। डी क्यू डी डब्ल्यू इज इक्वल टू V टाइम्स ऑफ डी क्यू, इतना काम।
मतलब v इंटू डी क्यू अमाउंट का काम हमें करना पड़ेगा हर एक स्टेप में, हर स्टेप में हमें जो है काम करना पड़ेगा। तो जैसे पहले बार हम चार्ज तोड़ के लाए तो इसका पोटेंशियल बढ़ा दिया हमने, ठीक है, पोटेंशियल बढ़ रहा, अब पोटेंशियल बढ़ रहा है तो क्या होगा, अगले स्टेप में काम ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि पोटेंशियल बढ़ रहा है, काम ज़्यादा हो जाएगा। फिर और तोड़ के लाएंगे, पोटेंशियल और बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, और काम ज़्यादा हो जाएगा। मतलब कि हर बार हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा हर स्टेप में, और अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इसको, ये जो हम चार्ज तोड़ रहे हैं वो पॉजिटिव चार्ज है तो वो उसको अट्रैक्ट करना चाहेगा। तो यहाँ पहले तो हमें यहाँ पे अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, फिर हमें यहाँ पे उस चार्ज को लाकर रखना भी है। यहाँ पे ये ऑलरेडी प्लेट ऑलरेडी पॉजिटिव है तो यहाँ, और जो चार्ज तोड़ के लाए हैं वो भी पॉजिटिव है तो ये दोनों रेपल करेंगे, तो यहाँ पर रखने में भी दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ भी हमें जो अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट हमें दोनों ही प्लेट्स पर अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। ओके, तो वर्डन इन गिविंग अ चार्ज क्यू टू द कंडक्टर, तो अगर हमने प्लस क्यू चार्ज दिया है, ठीक है, एक ये इंटरमीडिएट पोजीशन है कि मतलब हमने मान लिया कि हम लोग ज़ीरो से शुरू किए थे, जब कोई चार्ज मतलब जीरो से, तो चार्ज डी क्यू चार्ज देते देते एक हमने एक इंटरमीडिएट पोजीशन, एक बीच की कोई पोजीशन ले ली जहाँ पे हमने देखा कि दोनों प्लेट्स पे चार्ज प्लस स्मॉल क्यू हो गए या माइनस स्मॉल क्यू हो गया। बट हमें जो है उन प्लेट्स को कैपिटल प्लस क्यू चार्ज देना है, मतलब इसको कैपिटल प्लस क्यू चार्ज देना है इसको, और इतना ही, और इसको माइनस कैपिटल क्यू चार्ज होना है यहाँ पे, मतलब कि इन शॉर्ट कि क्यू चार्ज देना है, कैपिटल क्यू चार्ज देना है हमको। तो उसके लिए हमें क्या होगा कि यहाँ पे जो फॉर्मूला हमारे पास है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी नोट डी क्यू टाइम्स इज इक्वल टू, अब वी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, क्यू बाई सी, ये हमारा इंटरमीडिएट पोजीशन है कि बताया मैंने आपको, ठीक है। तो वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी इंटू डी क्यू हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि हम इसको जो है वो इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि छोटे छोटे चार्जेस को जब ऐड करते आते हैं तो हमें उनको इंटीग्रेट करना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे कि जब हमारे पास कोई चार्ज नहीं था, मतलब कि क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, और कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, जहाँ तक हमको चार्ज देना है कैपिटल क्यू तक। तो यहाँ पे हम लोग इस वाले टर्म को पूरा इंटीग्रेट कर देंगे, क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो से लेके स्मॉल क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू तक। मतलब हम लोग ज़ीरो से शुरू किए थे और कैपिटल क्यू चार्ज तक जाना है, मतलब कैपिटल क्यू चार्ज तक हमको इसको देना है, ट्रांसफ़र करते रहना है। क्यू बाई सी इंटू डी क्यू जाएगा इज इक्वल टू 1/c। अब कैपेसिटेंस जो है वो तो मैं बताया था कि कैपेसिटेंस जो होता है वो ना क्यू पे डिपेंड करता है ना वी पे डिपेंड करता है, वो ऑलरेडी फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो 1/c वो कांस्टेंट है, वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, फिक्स क्वांटिटी है। इज इक्वल टू सॉरी ब्रैकेट में फिर अब क्यू डी क्यू बचेगा। तो क्यू डी क्यू का जो इंटीग्रेशन होगा क्या होता है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 होता है। जैसे एक्स डी एस का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है। तो क्यू डी क्यू का भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। फिर जीरो से लेके क्यू, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट हो जाएगी, इज इक्वल टू 1/c हो जाएगा। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा, क्यू कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन 2 माइनस जीरो स्क्वायर अपॉन 2 मतलब जीरो, ब्रैकेट क्लोज, तो ये क्यू स्क्वायर अपॉन 2c हो जाएगा। तो कितना काम किया हमने, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c काम हुआ यहाँ पे, ठीक है, क्यू स्क्वायर बाई 2c काम हुआ हमारे पास यहाँ पे। फिर हमने यहाँ पे देखा कि एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, ठीक है। तो मतलब वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, वो पॉइंट डिपेंडेंट होता है। तो दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो जो भी हम काम करेंगे वो सारा काम क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर्ड हो जाएगा, एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, ये हो जाएगा, इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू क्या होती है CV, तो CV हो जाएगा ब्रैकेट में इसका होल स्क्वायर, तो CV का होल स्क्वायर अपॉन c, तो c स्क्वायर v स्क्वायर, तो c कट जाएगा, तो 1/2 CV स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे CV अलग कर लेंगे, V अलग कर लेंगे, तो 1/2 CV अलग, V अलग, तो CV की वैल्यू क्या होती है, Q होती है 1/2 QV। मतलब कि ये तो हमारे पास ऐसे ही है। तो ये एक तो हमारे पास ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ये दो फॉर्मूले आपके मैक्सिमम यूज़ होते हैं न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। जैसे यूज़ कर आप याद करने के लिए आप ये भी याद कर सकते हो, और ये भी याद कर सकते हो, ये भी याद कर सकते हो, बट मैक्सिमम जो यूज़ होता है वो यही हो, दोनों यूज़ होता है, और इन दोनों में भी सबसे ज़्यादा ये वाला यूज़ होता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि इतनी पोटेंशियल एनर्जी जो है उन दोनों प्लेट्स के बीच में स्टोर हो गई है। तो उन दोनों प्लेट्स के बीच में स्टोर हुई है, दोनों प्लेट्स के बीच में स्टोर हुई है, मतलब कि यहाँ पे कहीं एनर्जी स्टोर हुई है, ठीक है। और वो एनर्जी जो है वो जो भी वहाँ का मीडियम है उसमें एनर्जी स्टोर हुई है। एक बात और भी, उसमें एनर्जी से मान लो कि यहाँ एयर है, वैक्यूम में जो भी है, उनके बीच के मीडियम में वो एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है। और एनर्जी जो स्टोर्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में वहाँ पे है,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्रिएट हो जाएगी ना, यहाँ जब यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक यहाँ पे एक स्ट्रेंथ बनने लगेगी यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में वहाँ पे एक एनर्जी का स्टोरेज बनता जाएगा वहाँ पे, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास अब एनर्जी डेंसिटी इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो एनर्जी डेंसिटी, तो यहाँ एनर्जी डेंसिटी का मतलब यही होता है कि सिंपली मतलब कितनी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो डेवलप हो रही है, यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो इसमें जो तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम लोगों ने कितनी एनर्जी है टोटल, वो हाफ CV² पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हाफ CV² है, ठीक है। तो पर यूनिट वॉल्यूम कितनी एनर्जी आ रही है, तो उसको हम लोगों ने एनर्जी डेंसिटी एक नया टर्म से डिफाइन कर दिया है। तो इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडेंसर। तो ये कंडेंसर है, हमको पता है, और या कैपेसिटर कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लेट्स का एरिया है दोनों, ठीक है, प्लेट का एरिया दोनों सेम होता है, दोनों की बीच की डिस्टेंस या D है। तो पर यूनिट वॉल्यूम की बात, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ होती है, डिस्टेंस होती है। तो ये प्लेट का एरिया हो गया, दोनों की बीच की डिस्टेंस हो गई, तो ये वॉल्यूम निकल जाएगा, तो एरिया इंटू D वॉल्यूम हो जाता है। तो स्मॉल u इज इक्वल टू टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, ठीक है। टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम हो गया इज इक्वल टू टोटल एनर्जी कितनी स्टोर हो सकती है इसमें, हाफ CV² हो सकती है, तो हाफ CV² ऊपर लिख दिया। वॉल्यूम कितना है इनके बीच में, तो वो एरिया प्लेट ये है, और दोनों की बीच डिस्टेंस कितनी है, D है, तो एरिया इंटू D, या एरिया इंटू लेंथ लिखते हैं, या एरिया इंटू हाइट लिखते हैं, वॉल्यूम फॉर्मूला जो होता है, ठीक है। तो एरिया इंटू यहाँ पे D है, तो इसलिए D कर दिया। तो यूजिंग क्या यूज़ किया है, C इज इक्वल टू ε0 A/D। ये कब होता है, जब दोनों प्लेट्स के बीच में मीडियम नहीं होता है, मतलब एयर या वैक्यूम खाली होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ε0 A/D होता है, एंड दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स होती है, ठीक है। तो E इंटू D हो जाएगा। तो U इज इक्वल टू 1/2, और ये जो C है, C की वैल्यू हमने ε0 A/D रख दिया है यहाँ पे, ठीक है। और V की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड D है, इलेक्ट्रिक फील्ड D, तो E²D² हो गया है, और नीचे हमारा एरिया इंटू D था ही, तो एरिया इंटू D ऑलरेडी हमारे पास पहले से भी है। तो हमने सिर्फ कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ C की वैल्यू को ये पुट किया है, और V की वैल्यू को हमने E इंटू D पुट किया है इस वाले क्वेश्चन में, और एरिया इंटू D हमारा ऑलरेडी ऐसे ही रखा है, इसमें कोई चीज़ नहीं आया, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से कुछ टर्म्स कटेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 1/2, जैसे यहाँ पे D, एक D कट जाएगा, फिर यहाँ पे एक D कट जाएगा, तो मतलब D² पर टर्म खत्म हो जाएगा, एरिया कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 1/2 ε0 बचेगा, और E² इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर बचेगा। तो 1/2 ε0 और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर बचा यहाँ पे। तो जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो स्मॉल u इज इक्वल टू 1/2 ε0 E² होती है। तो कई बार न्यूमेरिकल्स पूछे आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड पे होते हैं, तो आप यहाँ से इनको कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूले को यूज़ करके। तो इस फॉर्मूले का या इस कॉन्सेप्ट का या इस हेडिंग का यही मीनिंग था कि पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम पे कितना एनर्जी स्टोर हो रही है, यूनिट वॉल्यूम पे कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, वो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।